गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास सर और आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र है ना, समाज शास्त्र का जो है सेकेंड बुक का आपका 4th लेसन जिसका नाम है बाबू ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, इस चैप्टर में इस अध्याय में हम लोगों को किसके बारे में अध्ययन करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, इस अध्याय में हम सभी भारतीय समाज, कृषि और संस्कृति, कृषि संरचना, हरित क्रांति और किसानों की आत्महत्या, संविदा कृषि, मजदूरों का संचार आदि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी कि आपको समझना यह है कि ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन जो चैप्टर है, अध्याय है, इस अध्याय के अंतर्गत बाबू हम लोग पढ़ेंगे भारतीय समाज के बारे में कि भारतीय समाज क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इस समाज में, यहाँ की समाज में रहने वाले लोगों की रहन सहन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कृषि और संस्कृति, भारत की कृषि जो है उसकी संस्कृति क्या है, ये इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कृषि संरचना के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के कुछ भागों में जो है कुछ न कुछ भूमि जो है वो काफी लोगों के पास है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में किया जाए या देखा जाए तो 40 से 50% परिवार के पास जो है भूमि न के बराबर है ना, न के बराबर है। इन सभी चीजों के बारे में। उसके बाद है हरित क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हरित क्रांति क्या है, इसकी शुरुआत है ना कब किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, किसानों की आत्महत्या, तो किसानों की आत्महत्या के बारे में हम लोग इसी लेसन में पढ़ेंगे। संविदा कृषि क्या है, मजदूरों का संचार क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे सबसे पहला पॉइंट जो है आपका भारतीय समाज। अगर भारतीय समाज की हम लोग बात करें तो भारतीय समाज में को हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय समाज जो है बाबू वो प्राथमिक रूप से एक ग्रामीण समाज है। यानी कि भारतीय समाज जो है वो प्राथमिक रूप से एक ग्रामीण समाज है, जहां 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया है कि भारत के कुल जनसंख्या का 60% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनका जीवन का आधार की अगर बात किया जाए तो जीवन का आधार कृषि और उनके संबंधित व्यवसाय है। उनके संबंधित क्या है, व्यवसाय। इस बात को आप समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट हम यहां पे देखिए आपके सामने लिख दिए हैं। पहला पॉइंट है आपका भारतीय समाज। भारतीय समाज के बारे में अगर देखा जाए तो भारतीय समाज में हमने लिखा है कि यह प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज है। यह प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज है, जहां 2011 के जनगणना के अनुसार 60% लोग गांवों में निवास करते हैं, जिनका जीवन कृषि तथा उनके संबंधित है ना व्यवसाय से क्या होता है, चलता है। उसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में उत्पाद की साधन की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में उत्पाद का साधन जो होता है बाबू वो होता है आपका भूमि, है ना। ये भी आप क्या कर सकते हैं, स्टार पॉइंट में लिख लेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में या भारतीय समाज में डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज में उत्पादन का या उत्पाद का जो मुख्य साधन है ना, वो कौन है, भूमि है। इसको भी आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलेंगे तो अगला पॉइंट में आपको हम बताएंगे
त्योहार का, है ना, त्योहार का भारतीय कुछ त्योहार है जिनका कृषि से क्या है, संबंध है ना, जिनका कृषि से क्या है बाबू, संबंध है। तो कृषि से संबंध में आपको सबसे पहला जो त्योहार का नाम लिखा गया है पोंगल, क्या है, पोंगल। तब पोंगल जो है वो आपका बाबू तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु राज्य का एक क्या है, प्रमुख त्योहार है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, बैसाखी, है ना, बैसाखी है वो आपका पंजाब का है। फिर देखिए ओणम, ओणम क्या है, त्योहार है जो आपका केरल राज्य में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग हरियाली तीज की बात करेंगे तो ये हरियाली तीज जो है वो आपका कौन सा राज्य में, हरियाणा में। और लास्ट में हमने आपको बताया बिहू, है ना, बिहू क्या है, ये भारतीय समाज के अंतर्गत या भारत के लिए, है ना, भारत का एक त्योहार है जो मुख्य रूप से कौन सा राज्य में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हम आपको ये बताएंगे कि भारतीय समाज के बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे कृषि और संस्कृति, कृषि और संस्कृति यानी कृषि क्या है और इसकी संस्कृति क्या है। तो अगले टॉपिक में हम आपको क्या करेंगे, इसको बताएंगे, तब तक आप इसको नोट कर लेंगे। ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन में दूसरा पॉइंट भारतीय समाज के बाद जो था वो था आपका कृषि और संस्कृति, कृषि और संस्कृति। देखिए कृषि और संस्कृति में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, सभी भोजन, त्योहार और कपड़े जमीन से क्या है, जुड़े हुए हैं, ये कृषि की क्या है, संस्कृति। दूसरा बात अगर हम लोग करेंगे तो मुख्य कृषि यानी कि मुख्य कृषि व्यवसाय, है ना, जैसे बढ़ी, कुम्हार, कारीगर, लोहार इत्यादि, ये सब के सब क्या है, कृषि और संस्कृति के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो कृषि से जुड़े व्यवसाय, कृषि से जुड़े व्यवसाय में आपका क्या है, बढ़ी है, कुम्हार है, या विभिन्न प्रकार के क्या कह सकते हैं, कारीगर कह सकते हैं, जिनके द्वारा, है ना, जिनके द्वारा कृषि से संबंधित कुछ वस्तुओं का निर्माण या उत्पाद किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैश्वीकरण के आगमन के साथ साथ स्कूल, है ना, स्कूलों में शिक्षकों को नियोजित किया गया। फिर देखिए जब अस्पतालों का विकास हुआ, है ना, भारतीय समाज में अस्पतालों का विकास हुआ, निर्माण हुआ, तो उन अस्पतालों में जो है नर्स हो, है ना, डॉक्टर हो, या विभिन्न प्रकार के लोगों को क्या किया गया, पेश किया गया। इसके साथ साथ डाक है, टेलीग्राम है, यानी कि कई व्यवसायों को जो है क्या किया गया, पेश किया गया, है ना, ताकि जिसके माध्यम से भारतीय समाज में जो है लोगों को विभिन्न प्रकार के सूचनाओं, है ना, सूचनाएं का जो है हर बात पहुंच सके। ये सभी चीजों के लिए जो है ये सब व्यवसाय को क्या किया गया, विकसित किया गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला टॉपिक जो है आपका कृषिक संरचना, है ना, यानी कि भारतीय समाज में या भारत में कह सकते हैं कि भारत में जो कृषि संरचना है, कृषि का जो संरचना है वो किस प्रकार है। तो देखिएगा इसमें बताया गया है कि भारत के कुछ भागों में, है ना, भारत के कुछ भागों में कुछ न कुछ, है ना, कुछ न कुछ जमीन का टुकड़ा काफी लोगों के पास होता है। यानी कि कृषि संरचना के अंतर्गत बताया जा रहा है कि भारत के कुछ भागों में कुछ न कुछ जमीन का टुकड़ा काफी लोगों के पास होता है, लेकिन इसी को दूसरे शब्द में बताया गया कि कुछ ऐसे भी भारत के भाग हैं, कुछ भारत के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां 40 से 50% परिवार के पास भूमि नहीं होती है। जैसे देखिए इसमें आपको कृषि संरचना में हम लोग पढ़ेंगे परवल जाति, है ना, परवल जाति के बारे में पढ़ेंगे, जमींदारी व्यवस्था क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग किसको देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे परवल जाति, परवल जाति किसको कहा गया है, फिर देखेंगे जमींदारी व्यवस्था क्या है ना, फिर उसके बाद देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। ये सब के सब आपको पढ़ना जो है, ये सब के सब हम लोग पढ़ेंगे कृषि संरचना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, कृषि संरचना के अंतर्गत। तो कृषि संरचना में आपको याद रखना है कि भारत के कुछ भागों में कुछ न कुछ, है ना, कुछ न कुछ जमीन का टुकड़ा
काफी लोगों के पास होता है, जबकि दूसरे भागों में 40 से 50% परिवार के पास भूमि नहीं होती है। यानी कि भारत के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां 40 से 50% परिवार जो है वो क्या है, भूमिहीन है, जिनके पास फसल उत्पादन करने के लिए कोई भूमि नहीं है। जैसे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम आपको यहां बताएं परवल जाति, उसके बाद बताएं जमींदारी व्यवस्था, उसके बाद बता दिए रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कृषक, है ना, कृषिक संरचना के अंतर्गत। तो चलिए सबसे आगे हम लोग सबसे इसके बाद जो है सबसे पहले हम लेके चलेंगे परवल जाति क्या है, इसके बारे में बताएंगे, जमींदारी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो आप बने रहिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं परवल जाति। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान देंगे कि परवल जाति होता क्या है। परवल जाति होता क्या है इस बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सामने में लिखा हुआ है, परवल जाति के सामने में हमने लिखा है यहाँ की प्रत्येक क्षेत्र में, है ना, प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो जाति के लोगों के पास ही, है ना, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो जाति के लोगों ही क्या रखते हैं, अधिकांशतः भूमि रखते हैं, तथा इसकी संख्या भी गांवों में क्या है, महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लोगों को समाजशास्त्री, एक समाजशास्त्री जिनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास ने या इनके द्वारा ही ऐसे लोगों को परवल जाति कहा गया जिनके पास अधिकांशतः भूमि होती थी, है ना। ऐसे लोगों को समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने ऐसे लोगों को परवल जाति कहा जिनके पास काफी भूमि होती थी और वैसे लोगों की गांव में संख्या भी महत्वपूर्ण होती थी। वैसे लोगों को इन्होंने क्या कहा बाबू, परवल जाति। उसके बाद दूसरा जो है आपका कृषिक संरचना के अंतर्गत वो है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जमींदारी व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो जमींदारी व्यवस्था में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रणाली में, है ना, इस प्रणाली में जमींदार को भूमि का, है ना, भूमि का स्वामी माना जाता था, क्योंकि जो जमींदार को जमींदार ऐसे ही नहीं बोला जाता था, क्योंकि उनके पास काफी क्या होती थी, भूमि होती थी। तो इसमें कहा गया है, जमींदारी व्यवस्था में कहा गया कि इस प्रणाली में जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाता था। भूमि का क्या माना जाता था, स्वामी माना जाता था। इसके अंतर्गत सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता था। यानी कि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो भी किसान मजदूर खेती करने वाले होते थे उनका सीधा संबंध जो है वो किससे नहीं होता था, सरकार से नहीं होता था, अपितु जमींदार के माध्यम से, है ना, अपितु जमींदार के माध्यम से भूमि का कर जो होता था वो कृषकों के द्वारा सीधा कहां दिया जाता था, सरकार को दिया जाता था। अगर हम लोग जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की बात करेंगे तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू आपको काम आएगा कि जमींदारी व्यवस्था क्या है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन के लिए आएगा। दीर्घ उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो तो उसमें आप लिखेंगे कि जमींदारी व्यवस्था क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जमींदारी व्यवस्था को लागू कब और किसके द्वारा किया गया था तो उसमें आपको याद रखना है 1793 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगर हम लोग बात करेंगे जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन, यानी कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया था वो 1951 ईस्वी में चलाया गया था। यह भी आप याद रखिएगा। जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत कब हुई थी तो 1951 ईस्वी में। फिर से एक बार देख लीजिए जमींदारी व्यवस्था क्या है। इस प्रणाली में जमींदार को भूमि का स्वामी कहा जाता था, है ना। इसके अंतर्गत सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होती थी, है ना। यानी कि भूमि का कर जो था वो जमींदार जो है अपने कृषकों के द्वारा जो है कहां पहुंचवाता था, सरकार तक पहुंचा दिया जाता था या पहुंचवाता था। उसी व्यवस्था को हम लोग जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर में हम आपके सामने लिखे हैं कृषिक संरचना में रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि ये भी कोई ना कोई व्यवस्था होगा
जो किसके द्वारा लागू किया गया, क्यों, कब लागू किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कारण क्या थी, ये सभी चीजों के बारे में देखेंगे। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है 1801 ईस्वी में टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास से किया गया था। ध्यान दीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1800 यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1801 ईस्वी में टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास से किया गया था। अब इस व्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस व्यवस्था में जमीन पर पहले से ज्यादा नियंत्रण किसका होता था, जमींदार लोगों का। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था में जमीन पर या अधिकांशतः जमीन पर आप कह सकते हैं कि जमींदार लोगों का क्या होता था, नियंत्रण यानी कि पकड़ जमींदार लोगों का होता था। उसके बाद देखिएगा पकड़ जो है जमींदार लोगों का होता था और औपनिवेशिकों ने कृषक पर बड़ा टैक्स लगा दिया था। पहला कारण क्या देखा गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था में पहला कारण देखा गया कि भूमि पर या अधिकांशतः भूमि पर जमींदार लोगों का क्या था, नियंत्रण था। और दूसरा कारण देखा गया कि अधिकांशतः जमीन पर जमींदार लोगों का नियंत्रण पहले से ही था। और दूसरी बात यह हुआ कि कृषकों है ना, औपनिवेशिकों ने कृषक के ऊपर यानी कि किसान मजदूरों के ऊपर जो है एक बड़ा सा टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण कृषि के अंतर्गत फसलों के उत्पादन में क्या हुई थी, कमी हुई थी। और इसी व्यवस्था को हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, तो इसकी शुरुआत 1801 ईस्वी में टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। और इस व्यवस्था में जमीन पर पहले से ही जमींदार लोगों की क्या होती थी, पकड़ होती थी, नियंत्रण होता था। और इसके साथ साथ औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासनों के द्वारा कृषक पर, किसान पर जो है एक बड़ा सा टैक्स लगा दिया गया था, जिसके कारण किसान जो है भूमि में फसल का उत्पादन या कृषि के अंतर्गत फसल का उत्पादन करना कम किए थे और कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन में काफी क्या होने लगा था, कमी होने लगा था। और इसी व्यवस्था को हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये था आपका भारतीय कृषि संरचना के अंतर्गत जाति प्रबल क्या है, जमींदारी व्यवस्था क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो भारत के भूमि सुधार अधिनियम के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसकी शुरुआत कब की गई और क्यों किया गया था। तो आप इसको लिख लीजिए तब तक, फिर हम लोग देखेंगे आगे भारत के भूमि सुधार।